मध्य प्रदेश में नीमचपुर नाम का एक गांव था जहां एक बड़ा परिवार रहता था। उस घर में 2 भाई, उनकी पत्नियां, माता पिता और बच्चे रहते थे। घर की मुखिया थी गंगा देवी, जो सख्त स्वभाव की थी। उनके 2 बेटे थे, गोपाल और मोहन। बड़े भाई गोपाल की पत्नी थी सुशीला और मोहन की पत्नी थी पूजा। उस घर में सास का एक अलग ही रुतबा था। सुबह के 5 बजे गंगा देवी की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठती थी। अरे बहुओं, कब तक सोती रहोगी? सूरज निकल आया है। अम्मा जी का अलार्म तो मुर्गे से भी तेज है। चलो भाई उठ जाते हैं। वैसे भी बहुओं की सुबह तो होती ही रसोई से है। तभी बगल के कमरे में सो रही मीना कहती है, सच कहा जेठानी जी, मुर्गा तो एक बार बोलता है लेकिन अम्मा जी 10 बार बांग देती है। फिर दोनों बहुएं फ्रेश होकर अपने गांव की रसोई में पहुंच गईं। उनकी रसोई बहुत छोटी थी, इसलिए दोनों बहुओं को एक साथ काम करने में बड़ी परेशानी होती थी। छोटी रसोई होने के कारण चूल्हे से धुआं निकलकर पूरे कमरे में फैल जाता था। अरे बाप रे, ये धुआं तो आंखों में मिर्ची डाल देता है। कभी कभी तो लगता है हम खाना नहीं बना रहे, धुआं खा रहे हैं। सही कहा पूजा, अगर रसोई थोड़ी खुली जगह में होती तो कितना अच्छा होता। तो क्यों ना अम्मा जी से कहकर रसोई थोड़ी बड़ी बनवा ले। बोल तो तू ऐसे रही है जैसे हम बोलेंगे और वो सुन लेंगी। तू जानती नहीं है क्या अम्मा जी को? अम्मा जी कभी नहीं मानेंगी। हाँ अच्छे से पता है, लेकिन इस छोटी सी रसोई में तो सारा दिन हमें ही काटना होता है, ना कि अम्मा जी और उनके बेटों को। और 2 मेहमान घर में आ जाएं तो फिर तो समझो इस गुफा में खाना बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ लेकिन ये दुखड़ा रोने से कोई फायदा नहीं, कोई नहीं सुनने वाला हमारी। फिर दोनों बहुएं काम पर लग जाती हैं और जैसे तैसे उस छोटी सी रसोई में खाना बनाने लगती है। लेकिन छोटी बहू पूजा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके मायके में बड़ी खुली रसोई थी, इसलिए उसे इस छोटी सी रसोई में घुटन सी होती थी। सबको खाना खिलाने के बाद दोनों बहुएं आंगन में एक कोने में लगे नल के नीचे बैठकर कपड़े धोने लगी। अब देखो ना दीदी, यूं खुले में कपड़े धोने में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही अगर अपनी रसोई भी खुले में होती तो खाना बनाने में भी अच्छा लगता। लेकिन सच कहूँ तो मैं जब उस छोटी सी रसोई में घुसती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम तिहाड़ जेल के कैदी हैं और हम अपनी जेल में घुस रहे हैं। तुझे आए हुए तो 6 महीने हुए, मैं तो पिछले 4 साल से उस रसोई में खाना बना रही हूँ। सोच मेरा क्या हाल होता होगा। कई बार अम्मा जी से कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तभी अपने बड़े से आंगन को देखकर पूजा सोच में पड़ गई। अब किस सोच में पड़ गई मैडम? दीदी, अगर हम आंगन में खुली रसोई बना ले तो क्या मतलब खुले आंगन में चूल्हा, साफ जगह, हवा भी आएगी और धुआं भी नहीं होगा। हाँ, फिर कूड़े की तरह अम्मा जी हमें घर से बाहर भी निकाल देंगी, उसका क्या? दीदी, अगर हम ऐसे डरती रहे ना तो हमें उम्र भर इस छोटी सी रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं अम्मा जी से इस बारे में बात करके रहूंगी। उस शाम जब पूजा ने खाना खाया तो उसके बाद पूजा ने हिम्मत करके गंगा देवी से कहा, अम्मा जी एक बात कहूँ? कहो छोटी बहू, क्या बात है? वो मैं कह रही थी कि सब्जी कैसी बनी है? अच्छी बनी है। धत तेरी की, हो गई ना सिट्टी पिट्टी गुम। कहा था मैंने इसके बस की भी नहीं है। नहीं दीदी, मैं बात करती हूँ ना, डरता कौन है? पूजा ने फिर हिम्मत की और इस बारे में अपनी अम्मा जी से बात की। वो अम्मा जी, मैं कह रही थी कि घर की रसोई बड़ी छोटी है, काम करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो अगर रसोई आंगन में बना दी जाए तो काम आसान हो जाएगा। ये सुनकर गंगा देवी की आंखें बड़ी हो गई। क्या कहा तुमने? हमारे जमाने में भी रसोई थी, तब किसी ने शिकायत नहीं की। लेकिन हमें होती है अम्मा जी। गंगा देवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सोचेंगे इस बारे में। पूजा जानती थी कि उसकी सास इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए उसने अलग अलग खेल खेलना शुरू कर दिए। जैसे कभी बनी हुई दाल का पतीला गिरा दिया। अरे बहू, ये क्या किया तुमने? सारी दाल गिरा दी। अब मैं क्या करूं अम्मा जी, मैंने तो पहले ही बोला था कि इस छोटी सी रसोई में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही कभी वो दूध का पतीला तो कभी कुछ न कुछ गिरा देती, जिससे हार थककर उनकी सास ने उन्हें आंगन में खुली रसोई बनाने की इजाजत दे दी। अब उनके आंगन में खुली रसोई बन गई, जिससे सुबह से ही आंगन में चहल पहल शुरू हो जाती। वो खुले में चूल्हे पर खाना बनाने लगी, जिसमें अब उन्हें काफी मजा आने लगा। वाह वाह, क्या मजेदार हवा चल रही है। अब तो कई 100 लोगों का खाना बनाने के लिए भी कहे ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सच में पूजा, और यहाँ तो आंखों में धुआं भी नहीं लग रहा। वो जल्दी से सबके लिए खाना बनाकर अंदर ले जाती हैं। लेकिन अब उनकी खुली रसोई के चर्चे भी होने लगे। आसपास जो भी गांव की औरतें खेत में काम करने आती, कभी उनसे पानी, कभी चाय बनाने को बोल देती, और इस बहाने अब गांव की बहुएं, लड़कियां और कभी कभी बूढ़ी दादियां भी वहां आकर बैठ जाती। दीदी, आज तो रसोई में मेरे जैसा माहौल है, कितना मजा आ रहा है ना? हाँ भाई, अब तो लगता है हमारे घर की रसोई बस हमारी नहीं रही, बल्कि सब गाँव वालों की बन गई है। ये लीजिए काकी, चाय पीजिए। अरे लाला बहू, लेकिन मौसम देख रही है कितना सुहाना हो गया है। मैं तो कहती हूँ साथ में पकौड़े भी तल ले। क्या मैं? हाँ, तू नहीं तो क्या तेरी सास को बोलूं? जा आप जल्दी से तल ले। सुशीला और पूजा एक दूसरे का मुंह देखने लगी और फिर पकौड़े तलने लग गई। ऐसे ही कोई न कोई फरमाइश उनके पास आती रहती। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक रोज उस गांव से होकर एक बारात गुजर रही थी और खाना बनाते बनाते सुशीला और पूजा का ध्यान भी उस ओर चला गया। अरे वाह बारात, चलो ना दीदी देखते हैं। अरे लेकिन चूल्हे पर सब्जी चढ़ाई और अम्मा जी खाने का इंतजार कर रही होंगी। अरे कुछ नहीं होगा, बस अभी आ जाएंगे। दोनों की दोनों
बारात देखने में इतनी मगन हो जाती है कि सब्जी की तरफ ध्यान ही नहीं रहता, और जब वापस चूल्हे की ओर आती है तब तक सारी सब्जी जल चुकी थी। हे राम, सब्जी तो जल गई, अब अम्मा जी क्या खाएंगी? अम्मा जी का तो पता नहीं दीदी, लेकिन हम जरूर उनकी गालियां खाएंगी। अब जल्दी से दूसरी सब्जी बना लेते, नहीं तो हमारी खैर नहीं। तभी वहाँ पर रामकली चाची अपनी खास रेसिपी लेकर आई थी। अरे बहुओं, घबराओ मत, आज मैं तुम्हें मक्के की मसालेदार रोटी बनाना सिखाऊंगी, जिसे खाकर ही तुम्हारी सास खुश हो जाएगी, और इसे बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। ये ले, मैं मक्के का आटा लेकर आई हूँ। खेती करते वक्त कई बार तुमने मुझे चाय पानी पिलाए, तो उसके बदले मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। ले पूजा, अब जल्दी से इसे गूंथ ले। चाची के कहने पर पूजा आटा गूंथने लगी। अब इसमें हरी मिर्च, धनिया, थोड़ा सा लहसुन, नमक, हींग, अजवाइन, ये सब मसाले डाल ले। कुछ देर में जब उनकी सास ने आवाज दी तो उन्होंने गर्मा गर्म मक्के की मसालेदार रोटी लस्सी के साथ उन्हें परोसी, जिसे खाकर वो खुश हो गई। वाह, मेरी बहुएं तो खुली रसोई में आकर बड़े ही अच्छे अच्छे पकवान बनाना सीख गई हैं। सास भी अपनी बहुओं से अब खुश थी, लेकिन गांव में कोई एक था जो खुश नहीं था। वो थी उनके पास ही रहने वाली लक्ष्मी काकी, जिन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। देखो तो जरा, गंगा देवी की बहुएं क्या तमाशा लगा रही हैं। गांव वाले बड़ी इनकी तारीफ करते रहते हैं ना, आज मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। फिर दिन के समय जैसे ही दोनों बहुएं खाना बनाकर अंदर किसी काम से जाती हैं, तो लक्ष्मी पीछे से आकर उनकी दाल में नमक डाल देती है और झट से वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद, अरे इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने तो सही डाला था। लेकिन अब तो ये दाल नहीं बल्कि नमक का सूप बन गया है। गंगा देवी दूर से ये सब देख रही थी। क्या हुआ बहुओं? अम्मा जी, दाल में नमक ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा और पानी डाल दो और दाल बढ़ा दो। जिंदगी भी ऐसी ही होती है, अगर नमक ज्यादा हो जाए तो थोड़ा धैर्य मिला दो। तुझे क्या लगता था तेरी इस हरकत के कारण मैं अपनी बहुओं को डांटूंगी? मैंने तो तुझे दाल में नमक डालते हुए देख लिया था, लेकिन मुझे अपनी बहुओं पर गर्व है। वो अपनी खुली रसोई से जरूरतमंदों की मदद तो करती हैं, और जहाँ गांव की औरतें अपने अपने घरों में चुप रहती थीं, अब सब साथ बैठकर हंसती तो हैं। लक्ष्मी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफी मांगी। धीरे धीरे इस खुली रसोई का असर पूरे गांव पर होने लगा। ज्यादातर औरतों ने अब खुले में अपनी रसोई बना ली, जिससे अब सब औरतें एक दूसरे से सीखने लगी। अब उनकी खुली रसोई में हर दिन कुछ न कुछ नया पकता। अरे सीमा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? बता मुझे। कुछ नहीं, वही रोज की परेशानी मेरी भाभी। क्या हुआ? आज फिर कोई बात हुई क्या? क्या बताऊं शीतल, सुमन भाभी ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद की हुई है। हर कोई बस उन्हें ही सही मानता है, सबको मैं ही गलत लगती हूँ। भाभी ने कॉफी बनाई, मैं पढ़ रही थी, मेरी कॉफी ठंडी हो गई। मैंने बस भाभी को इतना कहा कि आप दोबारा गर्म कर दो। बस सब लोग मुझे ही डांटने लगे कि मैं बार बार भाभी को परेशान करती हूँ। अब बता, मैंने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि मेरी कॉफी ठंडी हो गई है, मैं पढ़ रही थी, तो दोबारा गर्म कर दो। भाभी के तो भाव चढ़ा रखे हैं सबने घर में। ये भाभी है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मुझे तो भाभीयों से नफरत है। भाभीयों के आने के बाद हम नंदों की तो घर में जैसे अहमियत ही खत्म हो जाती है। अपनी सहेली की बात सुनकर शीतल के मन में डर बैठ गया। उसे लगने लगा कि सचमुच भाभियां नफरत के काबिल हैं। शीतल के अपने भाई सुधीर की शादी होने वाली थी। अब शीतल को लगने लगा कि कहीं उसकी हालत भी सीमा की तरह ना हो जाए, जबकि शीतल सच नहीं जानती थी कि सीमा और उसकी भाभी में कौन गलत है। उसने तो बस अपनी सहेली की बातों पर यकीन कर लिया और मन में बिठा लिया कि जब भाभी शादी होकर आए तो बस उससे नफरत ही करनी है। दिन ब दिन उसका डर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया जब सुधीर की शादी हो गई और उसकी नई भाभी अनामिका घर में आ गई। अनामिका जैसे ही घर में आई, वो सबका दिल जीतने की कोशिश करने लगी, लेकिन शीतल के मन में सीमा की बातें घूम रही थी। उसने ठान लिया था कि वो अपनी भाभी से दोस्ती नहीं करेगी। अरे तेरे लिए तो चॉकलेट केक बना रही है तेरी भाभी। तेरा बर्थडे है, उसका मन था कि वो तेरे लिए घर पर चॉकलेट केक तैयार करे। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अरे आप समझती नहीं हो मम्मी, भाभी ये चाहती है कि उनके पैसे बच जाएं, इसीलिए वो मेरे लिए घर पर केक बना रही हैं। पर आपको पता है, मेरी फ्रेंड सीमा ने मेरे लिए पहले एक स्पेशल केक बुक कर दिया है। मेरी सहेलियां बाहर से केक ऑर्डर करती हैं। मैं बिल्कुल भी वो वाला केक नहीं काटूंगी जो भाभी बना रही है। मैं वही केक काटूंगी जो मेरी फ्रेंड्स लेकर आएंगी। शीतल की सहेलियां बर्थडे के लिए आने लगती हैं, पर शीतल को अपनी सहेली सीमा का इंतजार था। काफी देर हो चुकी थी, सीमा नहीं आई थी और वो फोन भी नहीं उठा रही थी। कुछ देर बाद सीमा का खुद ही फोन आ गया। सॉरी शीतल, मैं नहीं आ पाई, मुझे अपनी फैमिली के साथ ना मूवी देखने जाना पड़ा। वो क्या है ना, सब यही बोल रहे थे कि मूवी देखने चल। बुआ जी भी आई हुई थी तो मैं मूवी देखने आ गई, और मैं जब बर्थडे पर नहीं आ रही हूँ तो मैं तेरा केक भी नहीं ला पाई। प्लीज मेरी बात को समझना। इतना कहकर सीमा ने फोन काट दिया। सारी सहेलियां और रिश्तेदार आए हुए थे। अरे शीतल, केक काटने में और कितनी देर है? हमें तो भूख भी लगी है। तेरे बर्थडे पर हम कितनी देर के आए हुए हैं, पर अभी तक हमें केक खाने को नहीं मिला। तभी अनामिका एक सुंदर सी ट्रे में सजा हुआ चॉकलेट केक लेकर आ जाती है, जिसे देखकर सारी सहेलियों की आंखों में चमक और मुंह में पानी आ जाता है। केक हाजिर है।
अरे वाह, चलो केक आ गया। शीतल जल्दी से केक काट। केक तो दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है, जरूर ये बहुत टेस्टी होगा। हमसे तो रुका ही नहीं जा रहा, तू काट तो हम खाए। शीतल आओ ना, तुम्हारी भाभी केक ले आई है, आओ काटो। उस समय शीतल के पास कोई और केक नहीं था, इसलिए उसने सब मेहमानों के सामने अपनी भाभी के हाथों का बनाया हुआ चॉकलेट केक ही काटा। पर केक सचमुच बहुत टेस्टी था। ये अलग बात थी कि शीतल ने जानबूझकर केक की तारीफ नहीं की, क्योंकि उसे तो अपनी भाभी से नफरत थी, इसलिए वो अपनी भाभी के प्यार को समझ नहीं पा रही थी। माँ जी, मुझे शीतल की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। कोई बात नहीं, उसने मुझे मुंह पर तारीफ नहीं की, पर उसका बर्थडे अच्छे से हो गया, सबको केक पसंद आ गया। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। शीतल मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं उसके लिए जितना करूँ उतना कम है, और मुझे तो खुशी होती है कि मैं शीतल के किसी काम आ सकूँ। अनामिका, तुम बहुत समझदार हो बहू। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम इस घर की बहू बनी हो। तुमने आते ही घर को इतने अच्छे से संभाल लिया कि अब मुझे आगे की कोई चिंता नहीं। मुझे पता है तुम धीरे धीरे शीतल के मन में भी अपनी जगह बना लोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शीतल के पापा के जाने के बाद सुधीर ने उसका बहुत ख्याल रखा, और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम भी शीतल का पूरा ख्याल रखोगी। माँ जी, ये कहने की बात थोड़ी है। आप बेफिक्र रहो, मेरे होते हुए शीतल को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अपनी छोटी बहन की तरह शीतल का हमेशा ख्याल रखूंगी। तभी शीतल आ जाती है और गुस्से में बोलने लगती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा माँ कि तुम्हारे होते हुए भाभी मेरा ख्याल क्यों रखेंगी। तुम हो तो मेरा ख्याल रखने के लिए, और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो कोई और मेरा ख्याल रखेगा। मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। ये फालतू की बातें करके आप भाभी को सिर पर चढ़ा रहे हो। भाभी को तो बस मौका चाहिए फालतू की तारीफ बटोरने का। जब से घर में भाभी आई है, आप सबने मेरी फिक्र करना छोड़ दिया है। जब देखो आप सब अनामिका अनामिका ही बोलते रहते हो, जैसे भाभी घर की महारानी हो। और हाँ भाभी, ये मत समझना कि आपने मेरे बर्थडे पर मेरे लिए एक छोटा सा केक बना दिया और मेरी सारी फ्रेंड्स खुश होकर गई, तो इस बात से मैं खुश हो गई। मेरे मन में आपके लिए कोई प्यार नहीं है और ना कभी होगा। शीतल गुस्से में अपने कमरे में चली गई। अनामिका को उस दिन बहुत बुरा लगा। अगले कई दिनों तक शीतल इसी तरह का व्यवहार अपनी भाभी अनामिका से करती रही। पर एक दिन ऐसी घटना हुई जिसके बाद शीतल के मन में अपनी भाभी के लिए जो भी नफरत थी वो प्यार में बदल गई। ये उस दिन की बात है जब शीतल कॉलेज से घर आ रही थी। तेज बारिश की वजह से अचानक उसका पैर फिसल गया और उसके सारे एग्जाम के नोट्स कीचड़ में खराब हो गए। सारे ओरिजिनल नोट्स थे। इस वजह से शीतल घर आकर रोने लगी। माँ, मैं क्या करूँगी? मेरे सारे नोट्स कीचड़ में खराब हो गए। 2 दिन बाद मेरे एग्जाम है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा नोट्स बना सकूं। कितनी मेहनत की थी मेरी साल भर की। फोटोकॉपी करवाने के लिए तो लेकर गई थी। वापसी में सोचा था फोटोकॉपी करवा लूंगी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे ओरिजिनल नोट्स कीचड़ में खराब हो जाएंगे। मैं क्या करूँगी माँ? शीतल, अगर तुम कहो तो नोट्स बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आप मेरी मदद करोगे, पर क्यों? अरे ये क्या तरीका है शीतल बड़ों से बात करने का? अनामिका तुम्हारी भाभी है, उससे प्यार से बात करो। कोई बात नहीं माँ जी। शीतल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम नोट्स के लिए परेशान ना हो। जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वही मेरा भी सब्जेक्ट रहा है। मुझे बस एक रात का टाइम चाहिए। कल सुबह तक मैं तुम्हारे सारे नोट्स बना दूंगी, मुझ पर भरोसा करो। लाओ अपनी बुक्स मुझे दे दो। वो मन ही मन सोच रही थी, भाभी जरूर दिखावा कर रही होंगी। ये रात में नोट्स क्या बनाएंगी, कल फिर बहाना कर देंगी। रात भर ऐसे ही शीतल सोचते हुए करवटें बदलती रही। सुबह होते ही वो अनामिका के कमरे में झांकने गई। सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गई। टेबल पर उसकी सारी किताबें खुली थी, पेन कॉपी बिखरे हुए थे और अनामिका की आंखों के नीचे थकान के गहरे घेरे थे, मगर उसके सामने रखे नोट्स नए जैसे चमक रहे थे। एक एक लाइन साफ सुथरी और बेहद अच्छे से तैयार की हुई। ये लो शीतल, तुम्हारे सारे नोट्स पूरे हो गए। मैंने रात में कॉफी पीकर नींद भगाई और सुबह तक खत्म कर लिए। अब तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है। भाभी, आप पूरी रात जागी थी, आपने मेरे लिए इतना सब कर दिया। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारी मेहनत खराब हो जाए ये मैं नहीं देख सकती। शीतल की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कैसे उसने अनामिका की कभी तारीफ नहीं की, उसे ताने दिए, उसकी नियत पर शक किया। फिर भी भाभी ने उसके लिए बिना कुछ सोचे समझे इतना सब कर दिया। शीतल की मम्मी भी पास खड़ी सब देख रही थी। देखा शीतल, मैंने कहा था ना कि अनामिका तेरे लिए कुछ भी कर सकती है। ये तुझे छोटी बहन की तरह प्यार करती है। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। मैंने आपसे नफरत की, पर आपने मुझे हमेशा प्यार दिया। आप सच में मेरी बड़ी बहन जैसी है। अगली बहनों के बीच माफी नहीं होती, सिर्फ प्यार होता है। उस दिन के बाद से शीतल के दिल में अनामिका के लिए नफरत